दोस्तों, आज मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित टॉपिक लिया है और उसका शीर्षक है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स कमिटीज़। जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं, शासन के 3 अंग होते हैं। एक होता है एग्जीक्यूटिव, दूसरा लेजिस्लेचर और तीसरा जुडिशरी, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और उसके चुनाव के संबंध में पहले से वीडियो यूट्यूब पर डाला हुआ है, आप उसको ज़रूर देखिए। और उसी तरह से मैंने न्यायपालिका से संबंधित भी जुडिशियल रिव्यू और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधिकार और कर्तव्य के बारे में भी मैंने बताया था और वो भी यूट्यूब पर अपलोडेड है। पार्लियामेंट के बारे में भी वीडियो अपलोडेड है, लेकिन मैंने समझा कि इसको और डिटेल में व्याख्या प्रस्तुत किया जाए। तो दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे उसका जो मुख्य जो फोकस रहेगा वो रहेगा कि पार्लियामेंट के क्या क्या पावर हैं, फंक्शन हैं, उसके लेजिस्लेटिव पावर क्या हैं, माने विधायिका अधिकार क्या हैं, कार्यपालिका अधिकार क्या हैं, फिनेंशियल वित्तीय अधिकार, संवैधानिक अमेंडमेंट या संशोधन का अधिकार जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट पावर कहते हैं, और न्यायपालिका अधिकार, और इसके अलावा चुनाव संबंधी अधिकार, और इसके अतिरिक्त मिसलेनियस अधिकार। ये सारे अधिकारों के बारे में हम व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। और उसके बाद में जो दूसरा हमारा जो टॉपिक पॉइंट रहेगा वो देखेंगे कि क्या जो पार्लियामेंट का जो कंट्रोल है क्या वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है। एग्जीक्यूटिव पर जो इफेक्टिवनेस जो उसका होना चाहिए, जो मजबूत शिकंजा होना चाहिए, क्या वो उसमें सक्षम हो रहा है या नहीं हो रहा है। और तीसरा हमें ये देखना होगा, तीसरा पॉइंट, कि क्या भारत का जो पार्लियामेंट है, संसद है, क्या वो एक सार्वभौम बॉडी है, वेदर द इंडियन पार्लियामेंट इज ए सॉवरेन बॉडी। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, उसके पीछे भी, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के जो कमिटीज़ हैं, जिसमें कि 2 प्रकार के कमिटी हैं, एक स्टैंडिंग कमिटी और दूसरा एडहॉक कमिटी है। स्टैंडिंग कमिटी जो परमानेंट कमिटीज़ होती हैं उसके भी अनेक प्रकार हैं, जैसे फिनेंशियल कमिटी जिसमें कि आपको पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, एस्टीमेट कमिटी और पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटी इसमें आते हैं। उसके अलावा जो डिपार्टमेंटल कमिटीज़ हैं, जो टोटल 24 कमिटीज़ हैं, वो भी पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए हैं। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे कमिटी ऑफ इंक्वायरी और इथिक्स कमिटी, बहुत सारे कमिटीज है, कमिटी ऑन रूल्स ऑफ बिजनेस पार्लियामेंट ने बनाए हैं। और इसके अतिरिक्त कमिटी फॉर हाउस कीपिंग, तो अनेक कमिटी हैं। और इसके अतिरिक्त एक एडहॉक कमिटी होता है जो स्पेसिफिक काम के लिए किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बोफोर्स का जब कांड हुआ था तो उसके लिए बोफोर्स कमिटी अलग से बनाई गई थी। तो वो कमिटी किसी एक खास पर्पस के लिए होता है, और जब वो पर्पस समाप्त हो जाता है तो वो कमिटी भी ख़त्म कर दी जाती है। तो ये सारे कमिटीज़ पार्लियामेंट के अंदर में काम करते हैं। और इसका बेसिक पर्पस क्या है? बेसिक पर्पस ये है कि देश में शासन व्यवस्था सुचारू ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसमें क्या क्या खामियां हैं, उन खामियों को दूर करने के लिए हमें क्या क्या प्रयास करने चाहिए, उसमें क्या सुधारात्मक प्रयास हो ताकि उसकी जो गुणवत्ता है वो बेहतर हो, और देश का जो शासन व्यवस्था है वो विश्व के जो बेहतर जो शासन व्यवस्था है उसके मापदंडों पर हमारे देश की शासन व्यवस्था उपस्थित हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, हम कंपेयर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कंपेयर कर पा रहे हैं या हमारी शासन व्यवस्था उस स्तर पर नहीं हो रही तो हमें क्या क्या करना होगा, इन सब बातों का उल्लेख या इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए सारी कमिटीज काम करती हैं। लेकिन पर्पस एक ही होता है कि किस तरह से
पार्लियामेंट के कार्य में सुधार किया जाए, जिससे कि जो एग्जीक्यूटिव और जो शासन व्यवस्था है और मिनिस्टर्स या जो शासन चलाते हैं उन पर किस प्रकार से अंकुश रखा जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पार्लियामेंट जो है वो 2 सदनों का होता है। हमने पूर्व के वीडियो में बताया था, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लेकिन हिंदुस्तान में जो पार्लियामेंट का जब हिंदुस्तान में जब आप पार्लियामेंट के बारे में कहेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट ए पार्ट member of either of the house, but still he is the part of the parliament। ये ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन अगर अमेरिका संविधान में आप देखेंगे तो आप अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो कांग्रेस का पार्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसके बारे में हमने डिटेल एनालिसिस अपने पूर्व वीडियो में किया हुआ है और हमने बताया है कि अगर किसी संविधान संशोधन करने के लिए अगर राष्ट्रपति के पास में कोई बिल जाता है, मैंने दोनों सदनों से, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट से, और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अगर उस पर दस्तखत नहीं करता है तो पर भी कांग्रेस को ये पावर है कि वो पुनः पास करके उसको कानून बना दे। लेकिन हमारे देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमारे देश में कोई भी बिल पास होने के बाद में उसे प्रेसिडेंट के पास से मंजूरी के लिए ले जाना होगा, और जिस दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का दस्तखत किया जाए, उस बिल पर दस्तखत होगा, उसी दिन से वो कानून माना जाएगा। तो ये हमारे यहाँ अलग नियम है। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखते हैं कि पार्लियामेंट का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा जनता के द्वारा सीधे तौर पर चुने जाते हैं और उनमें 550 मेंबर होता है, और राज्यसभा में 250 मेंबर होता है। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के आधार पर लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्य के लिए शेड्यूल 4 में उपबंध किए गए हैं और उसके तहत में हर एक राज्य का कोटा निर्धारित किया गया है, और उसके तहत में उसके पॉपुलेशन के आधार पर उनका मेंबरशिप फिक्स किया गया है। जैसे कि यूपी का मेंबरशिप है 31, जबकि एमपी का जो राज्यसभा में कोटा है वो है 11। वो क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन के मान से ऐसा फिक्स किया गया, जिसका कि पूरा शेड्यूल 4 में वर्णन है। और राज्यसभा के जो मेंबर चुने जाते हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के आधार पर चुने जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है जिसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के आधार पर चुनाव किया जाता है, उसी तरह से राज्यसभा के मेंबर का भी चुनाव होता है। अभी हम बताएंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या हाउस एस्टीमेट कमेटी या पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, इनके मेंबरों को भी जो चुनाव होता है 1 साल के लिए, वो आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली, एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, हिंदी में ऐसा बोलेंगे, के आधार पर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव संबंधित राज्य के विधानसभा के एमएलएस के द्वारा, विधायकों के द्वारा की जाती है। अब ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, इसके बारे में आप हमारा वीडियो देखें कि हाउ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड, और उसमें हमने विस्तार से उसकी व्याख्या किया हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा, इसमें कुछ जो अधिकार हैं, जैसे फिनेंशियल मैटर्स के मामले में लोकसभा को ओवरराइडिंग पावर है। आप सभी को मालूम है, आप लोग यूपीएससी एमपीपीएससी का एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं,
तो आपको मालूम होना चाहिए कि लोकसभा का जो फिनेंशियल मैटर में पावर है वो ओवरराइडिंग है। राज्यसभा को मात्र 14 दिन के लिए उस पर विचार विमर्श करने का अधिकार है, खास करके मनी बिल पर, और उसमें अगर वो संशोधन करता है या पास नहीं करता है तो लोकसभा एक तरफा उसको पास कर सकता है। उसको संशोधन को मानना नहीं मानना लोकसभा पर निर्भर करता है। तो इस तरह से लोकसभा का जो मनी बिल के मामले में जो पावर है वो पूरी तरह से ओवरराइडिंग है। लेकिन जहाँ तक संविधान संशोधन का प्रश्न है तो वहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान अधिकार दिए गए हैं। यहाँ पर मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट का विधान आपने पढ़ा होगा, जहाँ पर कि किसी भी बिल के मामले में डेडलॉक पैदा हो गया है, 6 महीना तक उसमें कोई कार्रवाई एक सदन के द्वारा नहीं की जा रही है जबकि दूसरे सदन ने पास कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट का भी प्रावधान है और उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर बैठते हैं और एक साथ उसमें निर्णय लिया जाता है। और चूंकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्यसभा से बहुत ज़्यादा है, डबल से भी ज़्यादा है, इसीलिए आफ्टर ऑल द विल ऑफ लोकसभा प्रिवेल्स ओवर द विल ऑफ राज्यसभा। इतना तो हमें मालूम है। लेकिन जहाँ तक संविधान संशोधन की बात है वहाँ पर ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट का प्रावधान नहीं है। वहाँ पर अगर किसी भी संविधान के उपबंधों को आपको अमेंड करना है तो लोकसभा में भी आपको स्पेशल मेजॉरिटी से, जैसे कि मैंने अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट में मैंने डिटेल में व्याख्या किया है कि जो संविधान के जो उपबंध हैं उसमें 3 प्रकार के नियम बनाए गए हैं, 3 प्रकार के प्रोसीजर एडॉप्ट किया गया है। पहला ऑर्डिनरी बहुमत के द्वारा, सामान्य बहुमत के द्वारा, दूसरा है स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा और तीसरा है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट असेंबलीज का मेजॉरिटी होना चाहिए। दोज बिल्स which are impinging upon the federal structure of the constitution। तो उसके लिए लेकिन ये भी प्रावधान, तो हमारे देश में 3 प्रकार के प्रोसीजर अपनाए गए अमेंडमेंट के। ये तो आपको मैंने पहले के वीडियो में बताया था, केवल याददाश्त के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो अभी दोस्तों जैसे मैंने लेजिस्लेटिव पावर के बारे में बताया तो इसमें कुछ जो अधिकार हैं, जैसे कि राज्यसभा को पावर है कि वो ऑल इंडिया स्टेट सर्विसेज, जैसे आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। आपको क्वेश्चन भी पूछ सकता है, एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दूसरा इंडियन पुलिस सर्विस और तीसरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। कुछ लोग इंडियन फॉरेन सर्विस को ऑल इंडिया सर्विस मानते हैं, गलत मानते हैं, तो उनको आप दुरुस्त कर लीजिए। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये 3 सर्विस जो है वो ऑल इंडिया सर्विसेज माना जाता है और इंडियन फॉरेन सर्विस जो है वो विदेश सेवा, वो सेंट्रल सर्विसेज में आता है। तो अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पास करके किसी रिजोल्यूशन को पास करे और कोई नया ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की चर्चा भी हो रही है, तो राज्यसभा से 2/3 बहुमत से पास करना होगा और तब वो और नया ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट किया जा सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे तो हम लेजिस्लेटिव पावर्स क्या क्या देखते हैं। लेजिस्लेटिव पावर जो विधायिका पावर है वो पार्लियामेंट का क्या है। पहला कि जैसे कि आप जानते हैं कि 7 शेड्यूल में 3 प्रकार के जो है वो लिस्ट का विधान किया गया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट में आज की तारीख में 100 सब्जेक्ट हैं और स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट हैं और कंकरेंट लिस्ट में पहले 47 थे, अब 52 सब्जेक्ट हैं। अब तो यूनियन लिस्ट में जो भी आइटम हैं, जो सब्जेक्ट मैटर हैं, उस पर पूरी तरह से कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट का है। दूसरा, कंकरेंट लिस्ट में भी उसको कानून बनाने का पावर, जिसको समवर्ती सूची कहते हैं, तो समवर्ती सूची में भी कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन
अगर उसी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर किसी राज्य विशेष ने कानून बनाया है और पार्लियामेंट ने भी उसी सब्जेक्ट पर कानून बनाया है, तो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया कानून मान्य होगा और राज्य के संबंधित राज्य के द्वारा जो कानून पास हुआ है उसको सुपरसीड करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो कंकरेंट लिस्ट के मामले में भी पार्लियामेंट का पावर बहुत ज़्यादा है। और तीसरा, पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में जो 61 जो आइटम हैं उसके बारे में भी कानून बनाने का पावर है। कैसे कि अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से एक रिजोल्यूशन पास कर दे कि देश में ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं जिसमें कि स्टेट लिस्ट में, मान लीजिए पर्टिकुलर जो स्टेट लिस्ट है, मान लो एग्रीकल्चर है, तो उसमें उसको उस पर कानून बनाने की जरूरत है। अगर राज्यसभा इस पर 2/3 बहुमत से रिजोल्यूशन पास कर दे तो ऐसी स्थिति में पार्लियामेंट उस पर भी कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट पर भी कानून बनाने का अधिकार है। और दूसरा, जब नेशनल इमरजेंसी देश में लागू हो, अब दोस्तों नेशनल इमरजेंसी आपको मालूम है धारा 352 में इसका उल्लेख है, जब इंटरनल रिवेलियन और एक्सटर्नल एग्रेशन हो, माने आंतरिक विद्रोह और एक्सटर्नल माने बाह्य आक्रमण, तो धारा 352 के तहत में नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। या धारा 356 में when the state machinery has failed and the administration could not be done according to the provision of the constitution and on the report of the governor of the concerned state, the president of India can proclaim emergency या president rule in particular state। तो ये धारा 356 में इसकी व्याख्या प्रस्तुत की गई है और इसके तहत में स्टेट में संबंधित स्टेट में इमरजेंसी घोषित की जा सकती है। और इन दैट सिनेरियो क्या होगा, जो उस स्टेट का पूरा अधिकार, पूरा जो कानून व्यवस्था, पूरा जो प्रशासन है वो किसके हाथ में आ जाएगा, संबंधित गवर्नर के पास में। और गवर्नर को सहायता देने के लिए एडवाइजर नियुक्त किए जाते हैं, आप लोगों को मालूम है। और ये एडवाइजर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा तय किए जाते हैं। और ये एडमिनिस्ट्रेटर जो एडवाइजर होते हैं गवर्नर के, उनके द्वारा उस राज्य का शासन प्रशासन प्रेसिडेंट रूल के दौरान चलाया जाता है, जिसमें कि स्टेट असेंबलीज को भंग भी किया जा सकता है और स्टेट असेंबली को सस्पेंडेड एनिमेशन में भी रखा जा सकता है। दोनों स्थिति हो सकती है। अगर भंग कर दिया गया है तो उस स्थिति में जब प्रेसिडेंट रूल अपना चुनाव कराए जाएंगे। अगर सस्पेंडेड एनिमेशन में स्टेट असेंबली को रखा गया है तो उस स्थिति में क्या होगा दोस्तों कि जो ही प्रेसिडेंट रूल हटेगा तो फिर गवर्नर, संबंधित राज्य के गवर्नर ये एक्सप्लोर करेगा कि क्या कोई ऐसा नेता है जिसके पास में बहुमत दल का समर्थन हासिल है या नहीं है। अगर हासिल है तो इस स्थिति में संबंधित बहुमत दल के नेता को इनवाइट करेगा so that he can be sworn in as chief minister of particular state। तो वो और उसके बाद में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का गठन होगा। तो दोस्तों यहाँ तक तो आप जानते हैं। और इसके अलावा एक और प्रोविजन है हमारे देश में धारा 360 का, जिसमें कि फिनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान है, वित्तीय संकट काल हिंदी में कहेंगे। हालांकि हमारे देश में आज़ादी के बाद से अभी तक कोई इस प्रकार का वित्तीय संकट काल या आपातकाल लागू नहीं किया गया है और अभी तक इसका उपयोग देश में नहीं किया गया है। तो मैं समझता हूं कि आप लोग छोटे मोटे संक्षिप्त में आपने समझा होगा और जो लोग नहीं इसको पढ़े होंगे उसको भी, उसके लिए भी मैंने व्याख्या प्रस्तुत कर दिया है। और इसके बारे में कभी हम डिटेल में भी व्याख्या प्रस्तुत करेंगे कि इन इमरजेंसी के दौरान में क्या क्या इसके उपबंध हैं और क्या क्या इसमें इसके स्पेसिफिक फीचर्स क्या हैं। उसके लिए हम अलग से एक वीडियो तैयार करेंगे, क्योंकि आपको यूपीएससी में और एमपीपीएससी में अलग से इस पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, जब 2 या 2 से अधिक राज्य पार्लियामेंट को यह कहे कि आप जो है स्टेट लिस्ट पर कानून बनाइए, तो उस स्थिति में भी स्टेट लिस्ट से संबंधित कानून बनाए जा सकते हैं। और जो लास्ट में
कि अगर भारत सरकार ने कोई ऐसा एग्रीमेंट किया है, कोई ट्रीटी किया है, कोई समझौता किया है किसी दूसरे देश से, और उस समझौते को पालन करने के लिए स्टेट लिस्ट पर कानून बनाना जरूरी है, तो ऐसी स्थिति में भी कानून बनाया जा सकता है। और इसके अलावा तो दोस्तों इतने जो स्पेसिफिक जो पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बताया। और इसके अलावा पार्लियामेंट को, जैसे कि आप जानते हैं कि एग्जीक्यूटिव को ऑर्डिनेंस इशू करने का पावर है, अध्यादेश जारी करने का पावर है, लेकिन वो ऑर्डिनेंस तभी तक लागू रह सकता है जब पार्लियामेंट के सेशन शुरू होने के ठीक 6 सप्ताह के अंदर में उस ऑर्डिनेंस को कानून के रूप में पास कराना होगा पार्लियामेंट से, दोनों सदनों से, और तभी वो इफेक्टिव हो पाएगा, अदरवाइज वो ऑर्डिनेंस लैप्स कर जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को कोई पॉइंट है क्या? अब दोस्तों हम आते हैं कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में हम बताने जा रहे हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय प्रणाली है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है एग्जीक्यूटिव शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट्री फॉर्म का गवर्नमेंट का विशेषता होता है कि जो एग्जीक्यूटिव है, माने कार्यपालिका है, वो पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह रहेगा। और जवाबदेह का मतलब क्या होता है कि पार्लियामेंट में जो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा माने निचले सदन के प्रति वो जवाबदेह होगा। अब इसका अर्थ क्या होता है कि एज लॉन्ग एज द एग्जीक्यूटिव एंजॉयज द मेजॉरिटी ऑफ द लोअर हाउस, दैट एग्जीक्यूटिव विल रिमेन इन द पावर। एग्जीक्यूटिव लोकसभा, पार्लियामेंट मतलब जो है ना लोकसभा के प्रति जवाबदेह रहेगा, रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। अब इसका मतलब क्या होता है कि राज्यसभा चूंकि एक परमानेंट बॉडी है, तो इसीलिए राज्यसभा कभी विखंडित नहीं होता है। लेकिन जब एग्जीक्यूटिव को मेजॉरिटी खत्म हो जाएगा, तो उस स्थिति में उसे इस्तीफा देना होगा और फिर नए तरीके से चुनाव कराए जाएंगे, नए सिरे से चुनाव कराए जाएंगे, और फिर जो बहुमत दल का नेता बनेगा उसको प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई जाएगी। यही स्थिति राज्यों के विधानसभा में है, और मुख्यमंत्री के और उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके लिए भी यही प्रक्रिया लागू है। तो दोस्तों ये क्यों है? क्योंकि हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्या दिखा रहा है? लेकिन ये बात प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लागू नहीं है। जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वहां पर क्या है? वहां पर हम क्या देखते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर है, शक्ति का पृथक्करण है, और उसमें प्रेसिडेंट कांग्रेस के प्रति कोई जवाबदार नहीं है। अगर प्रेसिडेंट को कि पार्टी को कांग्रेस में बहुमत नहीं भी है तो पर भी चलेगा काम, क्योंकि वहां पर जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी पर काम करता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माने शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत जो मॉन्टेस्क्यू ने, फ्रेंच फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है? उसका जो सिद्धांत है वो है फ्यूजन ऑफ पावर, शक्ति के संकलन सिद्धांत पर काम करता है। तो एग्जीक्यूटिव पावर हमने बताया, और इसके लिए हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे जो है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर अपनाए गए हैं। और कौन कौन से चीज अपनाए गए हैं ये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्या क्या उसके तरीके हैं। तो पहला जो तरीका है वो क्या है
जीरो आवर। आप देखते होंगे कि पार्लियामेंट में सेशन शुरू होने के बाद में यहां पर इसको जीरो आवर कहते हैं। तो जीरो आवर, और इसके पहले होता है क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर में क्या होता है कि एमपी जो है क्वेश्चन पूछ, जो ही पार्लियामेंट की सीटिंग शुरू होती है तो एमपी जो है वो सरकार से क्वेश्चन पूछते हैं। वो क्वेश्चन आवर 1 या 2 घंटे का हो सकता है। और उसके बाद में क्वेश्चन आवर और जो रूल ऑफ बिजनेस, जो उस दिन का एजेंडा फिक्स है, उस बीच का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं जीरो आवर। इस पीरियड में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। स्टार्ट क्वेश्चन जो होता है, तारांकित क्वेश्चन, इसमें ये ओरल क्वेश्चंस, अगर कोई मंत्री एमपी पूछता है तो इसका जवाब संबंधित मंत्री को देना होता है, मौखिक रूप से देना होता है। और इसी में जो है वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस संबंधित एमपी के द्वारा मैंने पूरा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन जो अनस्टार्ड क्वेश्चन होता है, तारांकित क्वेश्चंस, उसमें मंत्री के द्वारा लिखित में आंसर दिए जाते हैं और इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का कोई विधान नहीं है। इसके अलावा एक और है जीरो आवर। ये क्वेश्चन आवर और जो रूल ऑफ बिजनेस जो उस दिन तय हुआ उसके बीच का जो पीरियड होता है, उसमें उस पीरियड में एमपीज के द्वारा संबंधित मंत्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर वो कोई ऐसा मुद्दा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, देश के लिए मुद्दा है, तो उसके लिए उस पीरियड में जीरो आवर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक बेहतर कन्वेंशन के रूप में यह स्थापित हुआ है, जो आपको ब्रिटेन में नहीं मिलेगा। इसके अलावा कॉल अटेंशन मोशन, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। जब किसी मंत्री एमपीज को यह लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा देश के सामने में है, तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के द्वारा मंत्री का ध्यान आकर्षित कर सकता है और उस स्थिति में मंत्री को जवाब देना होता है। यह होता है कॉल अटेंशन मोशन। दूसरा होता है एडजॉर्नमेंट मोशन। जब 50 या उससे अधिक सदस्य, एडजॉर्नमेंट मोशन भी कर सकते हैं, जिसमें काम रोको प्रस्ताव, कि भाई बाकी रूल ऑफ बिजनेस को बंद करिए और तत्काल देश के ज्वलंत मुद्दा पर बात करिए, और वो सरकार को मजबूर करते हैं। तो ऐसी स्थिति में एडजॉर्नमेंट मोशन शुरू होता है। और ये जो एडजॉर्नमेंट मोशन होता है वो स्पेसिफिक एजेंडा के साथ में होता है। अब मान लीजिए देश में भूकंप हो गया, किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जनहानि हो गई है, हजारों लोग मर गए हैं, पार्लियामेंट सेशन में है, और उस स्थिति में एमपीज ने कहा कि अभी जो रूल ऑफ बिजनेस है उसको अभी बंद करिए और एडजॉर्नमेंट मोशन पर चर्चा करिए भूकंप के बारे में। और इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट मोशन होता है, वो होता है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। इसका मतलब क्या होता है? जो विरोधी दल के नेता होते हैं या उनके मेंबर, वो सरकार में अविश्वास प्रस्ताव नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पेश करते हैं और इसमें बहस होने के बाद में वोटिंग होती है। अगर सरकार विश्वास मत प्राप्त करने में फेल हो जाती है तो उस स्थिति में क्या होता है, सरकार को इस्तीफा देना होता है। तो मैंने दोस्तों ये जो बहुत सारे, एक और होता है जो बजट के समय लागू होता है कट मोशन। जब सरकार बजट पास करती है तो विरोधी एमपी क्या करते हैं, कट मोशन पेश करते हैं, 2 रुपये का, 4 रुपये का, 50 रुपये का।
कट मोशन इसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सरकार का ध्यान आकर्षित करना और सरकार को बजट पास करना। अगर सरकार बजट पास नहीं करा पाती है सदन में तो क्या होगा? सरकार को इस्तीफा देना होगा। तो ये सारे जो मोशन हैं वो क्या हैं? लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव के तरीके हैं। अब दोस्तों तीसरा क्या है हमारा? फिनेंशियल पावर। जैसे वित्तीय अधिकार के बारे में आप जानते हैं कि नो टैक्स कैन बी लेविड विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। कोई भी कर लेवी नहीं किया जा सकता है, कलेक्ट नहीं किया जा सकता, लगाया नहीं जा सकता है बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के, और एक भी पैसा बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के खर्चा नहीं किया जा सकता है। ये ध्यान रखिए। प्रत्येक साल जो सत्ता पार्टी बजट पेश करती है और उसमें वो विभिन्न विभागों के लिए एलोकेशन प्रस्तुत करती है, और उसे बजट लोकसभा से पास कराना होता है, और उसके बजट पास होने के बाद में उसको एप्रोप्रिएशन बिल मतलब मनी बिल पास करना, उसके बाद में एप्रोप्रिएशन बिल मतलब खर्चा करने का अधिकार भी प्राप्त करना होता है। ये दोनों बातें उसे करनी होती है और तभी वो सरकारी पैसे संबंधित विभाग को दे सकने की स्थिति में होता है। तो पार्लियामेंट का जहाँ तक धन का मामला है वहाँ पर पूरी तरह से नियंत्रण होता है। इवन जुडिशियरी को कितना पैसा देना है, एग्जीक्यूटिव को किस विभाग को कितना कितना पैसा देना है, ये सारे चीज़ का निर्णय पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। और इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट को संविधान संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि संविधान संशोधन के मामले में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर के अधिकार हैं, क्योंकि दोनों सदनों में जिस उस बिल को संविधान संशोधन बिल को पास कराना होगा, अगर वो बिल फेडरल स्ट्रक्चर से भी रिलेटेड है तो फिर आधे राज्य से उसे पास कराना होगा स्पेशल मेजोरिटी के साथ में। लेकिन दोस्तों यहां ध्यान रखने वाली बात है कि फॉर द इनिशिएशन ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट के अतिरिक्त स्टेट असेंबली को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। राज्यों के विधानसभा को कोई अधिकार नहीं दिए गए हैं। ये अमेरिका के संविधान से जस्ट उलट है। अमेरिका के संविधान में कांग्रेस तो जो उनका पार्लियामेंट कहलाता है वो तो संविधान संशोधन के लिए इनिशिएट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त राज्यों के जो असेंबलीज हैं उनको भी संविधान संशोधन करने का की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार है। लेकिन हमारे देश में क्या है? हमारे देश में राज्यों के विधानसभा को संविधान संशोधन करने के मामले में इनिशिएट करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। ये अधिकार कहाँ है? केवल और केवल पार्लियामेंट के पास में है, और इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर का अधिकार है, क्योंकि जो ज्वाइंट सीटिंग का जो प्रावधान है वो संविधान संशोधन विधेयक पर लागू नहीं होता है। तो दोस्तों इस तरह से जो हम देखते हैं कि संविधान संशोधन के मामले में पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन उसके लिमिटेशन क्या क्या हैं उसके बारे में हम आगे बताएंगे आपको। अब अगला जो पॉइंट है वो है जुडिशियल पावर्स, न्यायिक अधिकार। अब न्यायिक अधिकार क्या है दोस्तों? जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के इम्पीचमेंट करने का जो महाभियोग प्रस्ताव करने का अधिकार पार्लियामेंट के दोनों सदनों को है, और दोनों सदन में से किसी एक सदन में से इस प्रक्रिया को इनिशिएट किया जा सकता है। और अगर स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा एक सदन से महाभियोग प्रस्ताव पास हो जाता है तो उसके बाद में दूसरे सदन में उसे उसी प्रक्रिया के तहत में
स्पेशल मेजोरिटी के तहत में पास करना होता है। और जब ये दोनों सदनों से पास हो जाता है उसके बाद में राष्ट्रपति के पास में स्वीकृति के लिए जाता है। और यदि राष्ट्रपति ने उस बिल पर, इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग के बिल पर दस्तखत कर दिए तो उसी तारीख से संबंधित जज अपने पद से पदच्युत हो जाता है। तो ये प्रक्रिया, पूरा प्रक्रिया जो है ना पार्लियामेंट के पास में है। इसके अतिरिक्त पार्लियामेंट को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति उसको भी महाभियोग प्रस्ताव लगा करके हटाने का अधिकार है, जो मैं पूर्व के वीडियो में आपको बता चुका हूं। इसके अतिरिक्त पार्लियामेंट को यह भी पावर है कि अगर उसके प्रिविलेजेस को किसी के व्यक्ति के द्वारा चुनौती दे दी गई है या उसके इम्यूनिटीज को किसी के द्वारा इंटरफेयर कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के लिए पार्लियामेंट उस संबंधित व्यक्ति के खिलाफ में कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग भी चला सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जुडिशियल फंक्शन भी पार्लियामेंट के पास में काफी ज्यादा है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला टॉप पॉइंट है इलेक्टोरल पावर, चुनाव प्रक्रिया। और चुनावी अधिकार क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि राष्ट्रपति को चुनाव करने का अधिकार है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने का भी अधिकार है, उसके लिए मैंने डिटेल में आपको पहले भी बताया है। और इसके अतिरिक्त लोकसभा और राज्यसभा अपने लिए, अपने सदन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए डिप्टी चेयरमैन और डिप्टी स्पीकर उसका भी चुनाव करता है। और लास्ट में हमने लिखा है मिसलेनियस पावर। तो मिसलेनियस पावर में जो कौन कौन से पावर हैं? पहला कि पार्लियामेंट एक बहुत बड़ा विचार विमर्श का केंद्र है और ये जनता के माने द बिगेस्ट डेलिबरेटिव बॉडी, सबसे बड़ा, देश में सबसे बड़ा विचार विमर्श का केंद्र है। और ये जनमत को, हिंदुस्तान के जनमत को प्रतिबिंब करता है, माने रिफ्लेक्ट करता है। तो पहला तो, और इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्वों के विषय पर वो चर्चा करने का सबसे बड़ा स्थान है। और इसके अतिरिक्त जो हमने इमरजेंसी 3 प्रकार के बताया उसको भी अप्रूवल पार्लियामेंट के द्वारा ही दिया जा सकता है। और अगर वो अप्रूव पार्लियामेंट के द्वारा दोनों सदनों से नहीं होगा तो जो संकट काल है, जिसको आपातकाल बोलते हैं, वो 1 महीने से ज़्यादा लागू नहीं हो सकते हैं। और इसी तरह से पार्लियामेंट को लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होता है, अभी हमारे देश में 6 जगह लेजिस्लेटिव काउंसिल का विधान था, जम्मू कश्मीर में भी था, अभी वहाँ पर तो उसको किसी राज्य में अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल को रखना है या एबोलिश करना है, इसका भी अधिकार पार्लियामेंट के पास में है। और इसके अलावा पार्लियामेंट को यह भी पावर है कि वो किसी राज्य के बाउंड्री को कम कर सकता है, घटा सकता है, जोड़ सकता है। यह भी पावर पार्लियामेंट के पास में है। ये फेडरल स्ट्रक्चर के विपरीत आचरण है, क्योंकि आप अमेरिका में देखेंगे तो जो यूनिट है उसको अल्टर नहीं किया जा सकता है, चेंजेस नहीं किए जा सकते वहाँ के कांग्रेस के द्वारा। लेकिन हमारे देश में पार्लियामेंट को किसी राज्य, मतलब बिहार है, तो उसके जो बाउंड्री लाइन है उसको कम करना, घटाना, ये पूरा अधिकार पार्लियामेंट के पास में है। और अभी आपने देखा कि जम्मू कश्मीर जो एक राज्य था उसको यूनियन टेरिटरी कैसे किया गया, ये भी पार्लियामेंट के द्वारा किया गया। तो किसी राज्य का जो राज्य का दर्जा है उसको यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर देना या राज्य को समाप्ति ही कर देना, ये भी, और उसको 2-3 राज्य में विभक्त कर देना, ये भी पावर पार्लियामेंट के पास में है।
और इसके अतिरिक्त पार्लियामेंट को यह भी पावर है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे, हाई कोर्ट में कितने जज होंगे, उसमें बढ़ाया जाए या घटाया जाए, उसके जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है सुप्रीम कोर्ट के, उसमें क्या बढ़ोतरी की गुंजाइश है जिससे कि उसकी इफेक्टिवनेस और ज़्यादा बढ़े। ये सारे जो, क्योंकि आपको मालूम होगा जो जब देश आज़ाद हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या मात्र 7 थी, अभी बढ़ कर के ज़्यादा हो गई है, 31 से भी ज़्यादा हो गई है। तो ये समय समय पर पार्लियामेंट के द्वारा एसेस किया गया है कि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रहे हैं, जिस तरह से केसों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही, तो उसी तरह से पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को संख्या को बढ़ाने का भी काम किया है। तो दोस्तों, आज समय समाप्त हो रहा है, तो मैं जल्दी से आपको आज मैं कमेटी के बारे में मैं अब अगली बार बताऊंगा आपको, क्योंकि दूसरे टीचर आपके पास में मौजूद हो गए हैं। तो हम आज ये देखेंगे कि क्या वेदर इंडियन पार्लियामेंट इज ए सॉवरेन बॉडी, क्या भारत का जो संसद है वो क्या सार्वभौम संस्था है, जैसे कि ब्रिटेन का पार्लियामेंट है। ब्रिटेन के पार्लियामेंट के बारे में ये कहा जाता है कि एक पुरुष को महिला और एक महिला को पुरुष बनाने के अतिरिक्त ब्रिटेन की पार्लियामेंट हर काम कर सकती है। लेकिन दोस्तों, हमारे देश के मामले में ये चीज़ लागू नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों हमारे देश में पहला कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है, और उसमें राज्यों के और केंद्र के अधिकार अलग अलग चिन्हित किए गए हैं शेड्यूल 7 में, जिसमें कि अभी हमने बताया कि यूनियन लिस्ट, करंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट का प्रावधान किया गया है। और कुछ इमरजेंसी मामलों को छोड़ करके अधिकांश मामलों में राज्यों को स्टेट लिस्ट में कानून बनाने का अधिकार है, उसी तरह से केंद्र को यूनियन लिस्ट में कानून बनाने का अधिकार है। तो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सारे विंग के अधिकार को अलग अलग परिभाषित किए गए हैं। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है, जहां पर कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रहरी के रूप में काम करता है, प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसलिए हमारे देश का जो पार्लियामेंट है वो सॉवरेन नहीं है। और दूसरा, जैसे मैंने बताया, फेडरल, हमारे देश में भी यूनियन लिस्ट है और स्टेट भी लिस्ट है, और इस दोनों के अधिकार अलग अलग बांटे गए हैं, तो इनक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम देखते हैं कि पार्लियामेंट हर मामले में राज्यों को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता है। और इसके अलावा एक और पॉइंट है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के पावर जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है। कोई भी कानून अगर पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है तो इट इज ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। और आपको मैंने पहले के वीडियो में बताया था कि केशवानंद भारती विरुद्ध स्टेट ऑफ केरल में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अल्टर्ड, कभी चेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को परिभाषित नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के पास में संविधान के व्याख्या करने का, पार्लियामेंट द्वारा पास किए कानून को व्याख्या करने का अनलिमिटेड अधिकार है। और इसी के तहत में जुडिशियल रिव्यू के तहत में पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए किसी भी कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि ये भारतीय संविधान के मूल आत्मा, स्पिरिट के खिलाफ है, तो वो उसको नल एंड वॉइड कर देगा। और लास्ट में फंडामेंटल राइट्स, जैसा कि आपने देखा होगा कि आर्टिकल 13 में क्या लिखा हुआ है कि कोई भी कानून जो संसद के द्वारा या एग्जीक्यूटिव बॉडी के द्वारा या लोकल बॉडीज के द्वारा जो कानून बनाया जाता है, जो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जो पार्ट 3 में उल्लिखित है, मतलब 12 से लेकर के 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक, अगर उसका उल्लंघन करता है तो इस स्थिति में या उसको टेक अवे कर लेता है, माने ले लेता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड कर देगा।
तो ये जो पार्लियामेंट का पावर है एज पर एज द विस फंडामेंटल राइट्स वो लिमिटेड है, क्योंकि आर्टिकल 13 में साफ शब्दों में कहा गया कि कोई भी कानून या नियम या रूल्स जो एग्जीक्यूटिव के द्वारा बनाए गए हैं, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को एब्रीज करता है, मतलब छोटा करता है या टेक अवे करता है या ले लेता है, मतलब छीन लेता है, तो टू द एक्सटेंट ऑफ एब्रिजमेंट वो नल एंड वॉइड माना जाएगा। तो इस तरह से, और लास्ट में पब्लिक ओपिनियन। अब दोस्तों जो जनमत है, आपने देखा होगा कि 1975 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू किया था और पार्लियामेंट को भी सस्पेंड कर दिया था, तो उसके बाद भी उन्हें आपातकाल हटाना पड़ा और संविधान लोकसभा का दोबारा से चुनाव कराना पड़ा। ऐसा क्यों करना पड़ा? बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द पब्लिक ओपिनियन। तो देश में, हमारे देश में जो जनमत है वो इस बात की कभी इजाज़त नहीं देता है कि कोई भी शासक तानाशाह हो जाए और अपने मनमर्जी का काम करने लगे, तो जनता सीधे खड़ी हो जाती है। तो जनमत को ध्यान में रखना, पब्लिक ओपिनियन को भी ध्यान में रखना जरूरी होता है, और इसीलिए पार्लियामेंट कोई ऐसा काम नहीं कर सकती है जिससे वो जनमत के खिलाफ जाकर के कोई गलत काम करे या अन्य जो अंग हैं, ऑर्गन हैं जुडिशरी के या एग्जीक्यूटिव के, उसके पावर को अपने में समाहित कर ले। तो ये पब्लिक ओपिनियन का जो दबाव है वो बहुत जबरदस्त है, और उसी में मीडिया के रोल आते हैं, आम जनता के रोल आते हैं, प्रतिष्ठित नेताओं के रोल आते हैं, ये सब उसी में शामिल हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने देखा कि जो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे कि इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट सॉवरेन बॉडी लाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और उसके रीज़न क्या क्या हैं वो मैंने 5-6 आपको पॉइंट बताए, उसका जवाब आपको लिखना है। तो अब जो कमिटीज़ के बारे में हम अगले दिन व्याख्या प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि समय समाप्त हो गया है। तो दोस्तों अगर कोई पॉइंट हो तो जल्दी बताएं आप।